हेलो दोस्तों, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एकरा एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, जहां पर आप एनआईएस से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होती है या हमारा जो विचार होता है, उन विचारों को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर होता हूं। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सबके सामने हाजिर हूं। आज जो है हमारे पास 4-5 मुद्दे हैं, जिस मुद्दे पर हमारे साथी गुलाम रब्बानी सर और हम दोनों इस पर चर्चा करेंगे कि आज जो अभी एनआईएस का जो मुद्दा है उसको लेकर क्या कुछ पॉजिटिव हो रहा है और आगे क्या कुछ हो सकता है। पप्पू सर के बारे में भी हम लोग इसमें बात करेंगे। इनके रब्बानी सर के सवाल होंगे और मैं इनमें जवाब दूंगा। और आपको अगर अच्छा लगेगा इसको लाइक और कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो उससे हमें ये पता चलता है कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो कर रहे हैं उसमें कितना सही है, कितना गलत है। और जब अगर आप हमें कमेंट करके बताते हैं कि आपने इस मुद्दे को सही से रखा है या नहीं रखा है, आगे क्या कुछ किया जाना है, अगर आपके कमेंट आते हैं तो उससे हमें बहुत हौसला मिलता है और हम चाहते हैं कि सही तरीके पर और सही दिशा में हमारा जो एनआईएस का मुद्दा है वो जाना चाहिए। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं इस मुद्दे को कि आखिर आज क्या क्या मुद्दे सुबह से शाम तक चल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार इन पे एनआईएस पे बहस हो रही है और हम लगातार इधर से उधर सभी न्यूज़ को देख रहे हैं, लेकिन हम लोग असल में जो मुद्दा है उससे भटकते रहते हैं। तो आज हम लोग असल मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि हमारा एनआईएस को लेकर क्या कुछ चल रहा है, कैसे हम इसको जीत हासिल कर सकते हैं, क्या करें जिससे कि हमें जीत हासिल हो और एनआईएस पूरे भारत के अंदर मान्य हो। तो हम आज कुछ सवालों के जवाब रब्बानी सर हमसे पूछेंगे और मैं इन सवालों का जवाब दूंगा। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो रब्बानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस हमारे चैनल के माध्यम से कि आप हमसे कुछ सवाल पूछेंगे और मैं उसका जवाब दे पाऊंगा। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। हम लोग आज एनआईएस मामले को लेके कुछ बातें करने वाले हैं। कुछ तथ्य है जिन तथ्यों पे हमको बात करना है। अब जैसे कि एनआईएस का मामला, जैसे ही पता ही है कि एनआईएस का मामला बहुत ज़्यादा अभी उछाल मार रहा है। हर चीज बहुत लोग परेशान हैं, जैसे TRE 1 वाले या सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट हुआ उनका, और अभी TRE 2 में बहुत लोगों को रिजल्ट नहीं दिया गया एनआईएस वालों को। तो उन मुद्दों पे मीडिया के द्वारा या फिर मान लीजिए सोशल मीडिया के द्वारा अलग अलग न्यूज़ मिलता रहता है। उसी पे हम लोग कुछ तथ्यों पे बात करना चाहेंगे कि जैसे कुछ लोगों का कहना हुआ है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेके या फिर उससे, और TRE 2 में जो रिजल्ट नहीं दिया गया उनमें कुछ लोगों का कहना था कि हाई कोर्ट में इस चीज़ को लेके हम लोग केस फाइल करेंगे। तो आपका इस पे क्या विचार है? क्या हाई कोर्ट में एनआईएस को लेके अभी कोई भी मामला अगर केस फाइल किया जाता है तो उसका क्या परिणाम हो सकता है? तो आपका सवाल है कि हाई कोर्ट में जो अभी हमारे बहुत सारे साथी ये बोल रहे हैं कि हम लोग केस करेंगे BPSC TRE 1 में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसको लेके, और BPSC TRE 2 में रिजल्ट रोका गया उसको लेके। उसी पे तो मेरा इसमें जवाब है कि अगर जो साथी हमारे हाई कोर्ट जाना चाहते हैं तो देखिए उनको तो ये बंदिश तो नहीं हो सकती, किसी को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन जो तथ्य है, जो सही बातें हैं उसको आपको बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला 28 नवंबर को आया था, और माफ कीजिएगा 28 नवंबर 2023 को जब आया, उसके बाद आप जानते हैं कि उससे पहले हम लोग कई सारे हाई कोर्ट में केस जीत चुके थे। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला आता है तो किसी भी हाई कोर्ट में जैसे ही उस फैसले को लगा दिया जाएगा तो वैसे ही हमारा केस डिसमिस हो जाएगा, और हम किसी हाल में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई भी हाई कोर्ट इग्नोर नहीं कर सकती है, उसको किसी हाल में भी हम जीत नहीं सकेंगे। तो अगर हमको जीतना है, जैसा आपको BPSC TRE 2 में ये कहा गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसके मुताबिक हम रिजल्ट को पब्लिश करेंगे, ऐसा कहा गया है ना, ये चीज रखा गया। हाँ, तो उम्मीद कर सकते हैं कि अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आएंगे तो मुझे लगता है कि हमारी जीत सुनिश्चित होगी। लेकिन हाई कोर्ट में जाके हम सिर्फ अब समय और अपने धन को बर्बाद करेंगे, और हो सकता है कि हमारे लिए अगर वहाँ से निगेटिव कोई क्या कहते हैं वेडिक्ट आ जाता है या वहाँ से कोई फैसला आ जाता है तो हम कहीं ना कहीं ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाने के मामले में थोड़ा मेरे ऊपर ज़्यादा प्रेशर हो सकता है। मतलब आपका ये कहना है सर कि हाई कोर्ट अभी हम लोगों को नहीं जाना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से तो जाना क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला को हाई कोर्ट कभी भी इग्नोर नहीं करेगी। कहना चाह रहे हैं ना? जैसे दूसरी विपक्षी जो पार्टी है वो फौरन उस क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लगाएगी और फौरन हमारा केस जो है वो डिसमिस हो जाएगा। डिसमिस हो जाएगा जी, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे हम लोग बात करते हैं
रिव्यू पिटिशन जो डाला गया है, जैसे पता चला है उत्तराखंड से कोई रिव्यू पिटिशन डाले हैं जो नंदन बोहरा वाले केस में, क्या है उनका क्या मामला है, कौन डाले हैं रिव्यू पिटिशन? हाँ, जब आपको मैं बताना चाहूँगा कि रिव्यू पिटिशन का जो ये मामला है, आप जानते होंगे उत्तराखंड केस के मामले में कई सारे पिटिशनर थे। उसमें से नंदन बोहरा जी ने अभी कुछ आप देख रहे होंगे कि एक वीडियो वायरल हुआ या ऑडियो वायरल हो रहा है, ऑडियो वायरल हो रहा है, जो उसमें वो कह रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है या मैं असमर्थ हूँ इसके लिए। तो उनके ही एक साथी हैं जो उस केस में पिटिशनर थे, जिनका नाम है विश्वनाथ जी, वो उत्तराखंड से थे। उन्होंने ही इस केस में पिटिशनर थे, और तो उन्होंने रिव्यू पिटिशन दायर किया है और सुप्रीम कोर्ट में फिर से आगे इसकी सुनवाई के लिए उन्होंने क्या कहते हैं आगे का जो रास्ता है उन्होंने इख्तियार किया है। अच्छा सर, एक चीज़ हम लोग जैसा जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कभी भी रिव्यू पिटिशन जो डाला जाता है उसमें ज़्यादातर संभावना क्या होती है, क्या उसमें सफलता मिलती है या असफलता मिलती है? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत रिव्यू पिटिशनर में जब हम जाते हैं तो ज़्यादातर हमें वहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है, हमारा जो केस है अक्सर रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद फिर ये अगर वो मामला इस तरह का है कि जहाँ की आगे के लिए सुनवाई हो सकती है, ज़्यादातर चांसेस रहता है कि अगर वहाँ आपको कैंसिल हो गया तो आप अगली बेंच में जाने के लायक हो जाते हैं। तो अब जब तक वहाँ से कैंसिल नहीं होगा आप अगले बेंच में नहीं जा पाएंगे और वहाँ आपकी सुनवाई नहीं हो पाएगी। हाँ, चलिए अब आगे हम लोग जो पप्पू सर जो टीम है वो बहुत जोर शोर से काम कर रहे हैं, तो उनका अभी क्या है, क्या कर रहे हैं, उनका क्या प्लान है कि सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू पिटिशन डाला गया है उसी पे वो काम करने वाले हैं या फ्रेश कुछ अपना करने वाले हैं वो अलग से? क्या ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं इस पे आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पप्पू सर जो है वो आपको जैसा मालूम है कि पटना हाई कोर्ट में सबसे पहली जीत जो है एनआईएस को पप्पू सर के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा दिलाई गई। तो पप्पू सर ने ये कहा है कि जो भी हमारे साथी हैं बीपीएससी टीआरई 1 वाले, सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले और बीपीएससी टीआरई 2 वाले, उन सभी को लेकर और साथ ही साथ हमारे भारत के अलग अलग राज्यों में आप जैसा देख रहे होंगे कि असम में शिक्षक बहाली चल रही है, बंगाल में आने वाली, उत्तराखंड में, झारखंड में और इसी तरह उत्तर प्रदेश में अलग अलग राज्यों में बहाली चल रही है। मतलब या तो चल शुरू हो गई है या होने वाली है। तो सभी जगह आप जैसे अचानक से में भी आने वाली है। आने वाली, जैसे आपने असम में देखा कि तुरंत 1 तारीख से उनका ऑनलाइन होना था, लेकिन 1 तारीख से पहले ही जिस दिन से ऑनलाइन होना था उसी दिन एक लेटर थमा दिया गया, कहा गया कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो हर तरफ हाहाकार मचा हुआ आप ये देख ही रहे हैं। तो पप्पू सर का ये सोच है कि सभी लोगों को एक साथ एक जगह जमा करके, जब हम 5-6 राज्यों को एक साथ जमा करेंगे और हम जब वहाँ दोबारा एक नए फ्रेश केस के साथ हम जाएंगे तो इसमें ज़्यादा ताकत अच्छे वकील को हम रख पाएंगे, क्योंकि हमारे पास अच्छा अमाउंट होगा। जब हमारे पास अच्छा अमाउंट होगा तभी हम अच्छा वकील रख पाएंगे। अगर जैसे मान लीजिए कि हम लोग ये कह रहे पिटिशनर बनाने का सिलसिला जारी है और पैसा चंदा करके जमा करने का सिलसिला जारी है, अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं क्या कि अभी तक आपने पिटिशनर क्या कहते हैं नया रिट दायर क्यों नहीं किया, क्यों नहीं कर दिया? भाई अगर हम फौरन रिट दायर कर देते हैं तो हमारा हाथ में रिट दायर करने के लिए तो वकील को हायर करने के लिए अच्छा खासा अमाउंट भी चाहिए ना। कम अमाउंट में अगर हम दायर किया जाता है तो उसका तो फल क्या होता है वो तो दिख ही गया हम लोगों को। ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं मिसाल है कि नंदन बोहरा जी के पास क्या कहते हैं बहुत कम अमाउंट होने की वजह से वकील को वो जल्दी में हायर किए, जिसने सही से केस को स्टडी नहीं कर पाई, जिसकी वजह से हम वहाँ पर अपने जो जज साहब हैं उनको आप कन्विंस नहीं कर पाए। अच्छा सर, एक दूसरा पॉइंट हम लोगों के पास ये है कि जैसे मान लीजिए एमएलए लोग हैं या सांसद लोग हैं, उन लोगों पे एक दबाव डाल के इन चीज़ों के लिए हम लोग पिछले कई दिनों से या कई महीनों सुप्रीम कोर्ट का फैसला के बाद लगातार किए। तो क्या सांसद लोगों के द्वारा या बड़े बड़े नेताओं के द्वारा क्या इन चीज़ों का कुछ हल निकल सकता है? एक चीज़ मेरे समझ में यह भी आता है कि अगर इनको आपको हल करना है तो इनके लिए तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जनसैलाब एक तरह का दिखाना पड़ेगा। नहीं तो 200-400 लोगों को लेके क्या किसी मंत्री को या किसी सांसद को कोई फर्क पड़ने वाला है? मुझे अभी तक जो आप सभी देख रहे हैं लगातार कि इतने दिनों से लगातार हम लोग सांसदों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक ये हम लोगों को पॉजिटिव रिस्पांस मिला। लोगों ने कहा कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये सामने अब तक जो है हमें पॉजिटिव रिस्पांस देखने को नहीं मिला। यानी शिक्षा मंत्री के ज़बान से ये सुनने को नहीं मिला,
प्रधानमंत्री के जबान से ये सुनने को नहीं मिला। यानी एमएचआरडी के किसी अफसर ने भी ये नहीं कहा कि हाँ इसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो इसलिए अभी फिलहाल इस वक्त जो राजनीतिक दलों के या राजनीतिक नेताओं से हमें उम्मीद करना बेकार होगा। आगे हो सकता है कि इस पर बात हो, लेकिन अभी इस वक्त फिलहाल हमको कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है सर, हम लोग को मतलब ये समझ में आता है कि राजनेताओं के पीछे दिमाग अभी नहीं लगा के हम लोग अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं जी, तो हमारी जीत थोड़ा सा जल्द होने की संभावना हाँ, हो ज्यादा सकती है। ज्यादा अच्छा संभावना ये है। बताइए सर, आम जो लोग हैं, आम लोग मतलब आम जो कैंडिडेट हैं जैसे टीआरई 1 वाले हैं, सप्लीमेंट्री वाले हैं, टीआरई 2 वाले हैं, उनको किनके साथ जाना चाहिए ताकि एक मजबूती से केस लड़ा जा सके या सुप्रीम कोर्ट में केस को दायर किया जा सके और उसको बेहतर वकील रख के उसको उस पर सफलता हासिल किया जा सके? जी जी, तो मेरे हिसाब से आपका सवाल ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे साथियों का ये सवाल रहता है कि सर हम किधर जाएं। कोई कहता है कि हाई कोर्ट में हम केस दायर कर रहे हैं, कोई कह रहा है हम रिव्यू में जा रहे हैं, हम जाएं किसके साथ, सब कोई कंफ्यूजन में है। ऐसे बटने पर तो बट के ही रह जाएंगे ना, फुट डालो राज करो वाला स्थिति रह जाएगी हमारी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से सबसे बेहतर विकल्प अभी हमारे पास पप्पू सर है। इसकी वजह ये है, मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि क्यों पप्पू सर विकल्प है। एक तो सबसे ज़्यादा फंडिंग अभी उन्हीं के पास हो रहा है, हाँ, है कि नहीं? सबसे ज़्यादा फंडिंग उन्हीं के पास हो रहा है, और मान लीजिए कि उनको अनुभव भी है। उनको अनुभव भी है। 2019 में जो पटना हाई कोर्ट वाला मामला है जिसमें हम लोग भी बहुत ज्यादा दौरे थे, तो उनको एक अनुभव है। दूसरा वो जो है पटना क्या कहते हैं दिल्ली में जब वो गए थे, वो जब नेताओं से मिले, उसी के साथ उन्होंने कपिल सिब्बल सर के जो क्या कहते हैं जूनियर वकील थे उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा कि कैसे हम इस केस में नए तरीके से जा सकते हैं और कैसे इस केस को जीत सकते हैं। तो देखिए, जिनके पास अनुभव हो, मेरे हिसाब से अनुभवी लोगों के साथ जाना चाहिए, और जिनके पास पैसा भी पर्याप्त हो, लोगों का विश्वास भी उनके साथ हो। जैसा आपको मालूम है कि एक बार नंदन बोरा सर और उनकी जो टीम है वो हार चुकी है, तो लोगों का विश्वास उससे थोड़ा कम हो गया है, और पप्पू सर पे ज़्यादा विश्वास है। इसीलिए मुझे लगता है कि पूरे भारत के जितने हमारे साथी हैं सबको इनके साथ पिटिशनर बन के इसको मजबूत करना चाहिए, और इस लड़ाई को ज़्यादा बेहतर तरीके से लड़ने में बेहतर वकील को हम रखेंगे, तभी हम आसानी से इस केस को जीत पाएंगे और ज़्यादा मजबूती के साथ लड़ पाएंगे। अच्छा सर, सुप्रीम कोर्ट में अगर मान लीजिए अभी केस दायर होता है तो उसमें पिटिशनर किनको बनना चाहिए और किनको नहीं बनना चाहिए? अगर जिनको नहीं बनना चाहिए, जैसे हम लोग अभी बात करते हैं छठे चरण में जो नियोजित शिक्षक हैं, क्या उनकी इसमें क्या भागीदारी होगी या क्या रोल निभाएंगे वो इसमें? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि पिटिशनर कौन बने और नियोजित शिक्षकों का उसमें क्या रोल होना चाहिए उस केस में। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि पिटिशनर उन सभी साथियों को बनना चाहिए जो कि बीपीएससी टीआरई 1 में है, उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया लेकिन उसको डीवी नहीं कराया गया, तो उनको पिटिशनर बनना चाहिए, ये कहते हुए कि जब मेरे साथियों का काउंसलिंग हो गया, वो नौकरी कर रहे हैं, तो मेरा भी क्या कहते हैं सारा विज्ञापन पे उन लोगों का बहाली हो गया, कुछ लोगों की बहाली हो गई है और कुछ लोगों को उसी विज्ञापन के आधार पे छांट दिया गया है, तो गलत है ना? हाँ, ये गलत है और ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका जो सारा चीज प्रक्रिया पहले हो चुका है, तो यहाँ पर रोकना ये कहीं ना कहीं गलत है। तो मेरे हिसाब से इनको सबसे ज़्यादा चांसेस बनते हैं इस केस में जीतने के, और इनको सबसे आगे बढ़ के जाना चाहिए। मतलब है कि सर इसमें टीआरई 1 में जो लोग सफल हैं, जो लोग अभी बन चुके हैं, और जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जिनको दिया गया है जिनका, और जो भी टीआरई 2 में जिनका रिजल्ट रोक दिया गया, पेंडिंग में है, लोगों को इसमें पिटिशनर बनना है, बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, और इसके क्या कहते हैं भाग लेने से इनकी जीतने की जो प्रबल संभावना है, पूरी उम्मीद है कि 100% उम्मीद है कि इस पे हमारी जीत पक्की हो सकती है। और आप दूसरा सवाल था आपका नियोजित शिक्षक का क्या भूमिका है, तो नियोजित शिक्षकों की भूमिका यहाँ पर सहायक के रूप में रहेगी। तो नियोजित शिक्षकों को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा चंदा देना चाहिए, इसलिए देना चाहिए क्योंकि आप जो है सर्विस में है, आप इसका ये है कि अगर आप क्या कहते हैं इसमें आपको एनआईएस का जो मान्यता है उस सुप्रीम कोर्ट से आपको मिल जाती है, तो जैसा आपको मालूम है कि आपको 6 to 8 में आप फॉर्म भरे, आपको रिजल्ट नहीं दिया गया, और साथ ही साथ नियोजित शिक्षक जो हमारे पुराने हैं जी, उनका भी रिजल्ट नहीं दिया गया, 2014 वाले जो बहाल हैं या उनको भी नहीं दिया गया, तो उनको भी चाहिए कि इसमें सपोर्ट करें, उनको भी मदद करनी चाहिए। इसलिए कि अगर 1 to 5 में बहालोगे तो क्या हमको 6 to 8 में जाने का अधिकार नहीं है? अगर हम चाहते हैं कि हम बीपीएससी से अपने ऊपर बीपीएससी का टैग लगाएं, भाई हम भी बीपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं, सबको इस बात की इच्छा होती है, सबको इच्छा होती है, तो इसका मतलब है कि अगर आप 1 to 5 में टीचर बन गए तो आप वहीं रहिए,
इससे आगे जाने का आपको अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम सुप्रीम कोर्ट में इस केस को जीत जाते हैं तो इन सभी लोगों को अधिकार हो जाएगा कि वो 6 to 8 में जाएं, आप जहाँ चाहें आप जा सकते हैं। तो आपको एक ज़्यादा चांसेस बनेंगे, इसलिए इनको सहायक भूमिका के रूप में रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कुछ मुद्दों पे हमसे बात किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।